बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या रखनी है अब आपको स्ट्रैटेजी। हमारे साथ शो में शामिल होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, साथ ही आज हमारे साथ है मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय। सुदीप सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में, और पूरी रिसर्च टीम जिससे हम समझेंगे अलग अलग सेक्टर्स का हाल। उससे पहले आज बाजार में कैसा रहा हफ्ते का पहला कारोबारी दिन, जरा समझते हैं। बाजार में हमने देखा आज छोटे दायरे में सपाट कारोबार होता हुआ नजर आया। निफ्टी 6 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 18,100 के ऊपर बंद हुआ। सेंसेक्स भी हरे निशान में 60,700 के ऊपर सपाट रहा। निफ्टी बैंक की बात की जाए 30 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 38,700 के पास बंद हुआ। आज खासतौर पर मेटल शेयरों में हमने देखा बाजार पर सबसे ज्यादा दबाव बनाया। वहीं फार्मा और एफएमसीजी शेयरों ने आज बाजार को सपोर्ट देने का काम किया। एफआईआईज और डीआईआईज की तरफ से आज क्या आंकड़े सामने आ रहे हैं? एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने आज 425 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। वहीं डीआईआईज की तरफ से भी आज 1525 करोड़ रुपए की खरीदारी के आंकड़े सामने आए हैं। आइए अब एडिटर स्टेक में अनिल जी से समझते हैं कि बाजार में आज एक रेंज बाउंड कारोबार होता हुआ नजर क्यों आया। हफ्ते के पहले दिन आज सोमवार को बाजार में दिखा जबरदस्त एक्शन, तेजी वाला, वो लेकिन सुबह सुबह। क्लोजिंग बेसिस पे देखेंगे तो आपको लगेगा कि बाजार ने कुछ किया ही नहीं, वही सुस्ती। 6 पॉइंट ऊपर बंद हुआ निफ्टी, 30 पॉइंट नीचे बंद हुआ बैंक निफ्टी, 30 पॉइंट ऊपर बंद हुआ सेंसेक्स। तो कुछ हुआ ही नहीं इसका मतलब तो नहीं, लेकिन हुआ बहुत कुछ। पहले तो तेजी के कारण समझ लीजिए, ग्लोबल मार्केट से यानी कि अमेरिका से भरपूर तेजी के संकेत थे। 6 दिनों के बाद एफआईआईज की तरफ से कैश मार्केट में और साथ ही वायदा कारोबार में भी खरीदारी के आंकड़े आते हुए दिखे, उससे जोश आया। नतीजे आमतौर पर अच्छे थे और नतीजों का पूरा सीजन इस तिमाही का खत्म हो चुका है। तो अब रिजल्ट के लिहाज से कहीं कोई एक्सीडेंट्स और ज्यादा हो या बड़े ट्रिगर्स हो, वो खत्म हो चुके थे। और चौथा कारण यह था कि शुक्रवार के दिन, पिछले फ्राइडे को वीकली जो क्लोजिंग हुई बाजार की, 18,100 की निफ्टी पर होते हुए दिखी, यानी कि मजबूत क्लोजिंग। इन सारे संकेतों के चलते बाजार जबरदस्त तेजी के साथ खुले। 18,200 के आसपास निफ्टी पहुंचा भी और वहां पर वक्त भी बिताया। लेकिन मिड सेशन से प्रॉफिट बुकिंग जो शुरू हुई वो 18,075 तक 125 पॉइंट नीचे निफ्टी को लेकर आई। फाइनली क्लोजिंग हम 18,100 के आसपास होते हुए देख रहे हैं। बैंक निफ्टी बड़ी टाइट रेंज में 200-250 पॉइंट की रेंज में ट्रेड करता रहा, न 38,600 के नीचे गया न 38,900 के ऊपर निकला, तो वहां पर सुस्ती थी। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर था। फार्मा शेयर आज थोड़े मजबूत नजर भी आए, तो कुछ शेयरों में तेजी, कुछ शेयरों में बिकवाली नतीजों के दम पर होती हुई दिखी है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि जिस तरह के संकेत थे उसको देखते हुए एक मजबूत ट्रेडिंग सेशन बनना चाहिए था। शुरुआत में बना भी, लेकिन लगता है एक दिन रुकने के बाद एफआईआईज ने आज फिर से बिकवाली की। तो आज के सेशन में एफआईआईज के आंकड़े किस तरह के आते हैं ये देखना बेहद जरूरी होगा। कल के बाजार पर भी जानेंगे स्ट्रैटेजी अनिल जी से, लेकिन उससे पहले आज सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन समझते हैं। कुशल गुप्ता से जानते हैं कि आज बाजार में किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला और कहां पर रही सुस्ती। जी, तो कारोबारी हफ्ते के पहले दिन आज बाजारों में थोड़ी सुस्ती का माहौल रहा। इनफैक्ट अगर आप देखें तो पहले घंटे में जिस तरह की तेज़ी यहाँ पर बनी थी, उसके बाद बाजारों में हमें गिरावट का रुझान देखने को मिला और ऑलमोस्ट दिन के लो पॉइंट पर बाजार जो है जाकर बंद होते हुए नजर आए। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों की सूची में जो स्टॉक्स आज गिरते बाजारों में भी आउट परफॉर्म करते हुए दिखे, उसमें पावर ग्रिड, सिप्ला, ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स शामिल थे। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर गिरावट का रुझान जिस स्टॉक्स ने दिखाया निफ्टी में, उसमें कोल इंडिया और इंटायर मेटल पैक जो था वो शामिल था, जहां पर 2 से 3% तक की गिरावट आपको देखने को मिली। टाटा स्टील, हिंडाल्को जैसे शेयरों पर भारी दबाव आज के सत्र में बना। बट सेक्टर स्पेसिफिक जाएंगे तो फार्मा स्पेस ऐसा था जो आज अपनी लीड जो है बरकरार रखा और यहाँ पर दमदार तेजी के साथ कारोबार हुआ, जिसमें लॉरस लैब, ग्लेनमार्क फार्मा, बायोकॉन जैसे स्टॉक्स जो है 4 से 8% तक का उछाल दिखाते हुए नजर आए। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो हेल्थ केयर सेक्टर भी पीछे नहीं था और यहाँ पर अपोलो हॉस्पिटल्स दमदार नतीजों के बाद 9 से 10% की तेजी रही। साथ ही फोर्टिस हेल्थ केयर में भी सिमिलर सा रुझान रहा। वहीं डायग्नोस्टिक स्पेस से मेट्रोपोलिस और थायरोगेट टेक्नोलॉजीज में भी आज दमदार तेजी का रुझान हमें देखने को मिला। यही नहीं, एफएमसीजी स्पेस भी पीछे नहीं था, यहाँ पर भी अच्छी तेजी के साथ कारोबार हुआ, बट डेफिनेटली स्टेबिलिटी ज़्यादा नजर आई, जिसमें नेस्ले, ब्रिटानिया जैसे स्टॉक शामिल रहे। पर मेटल पैक में दिग्गज काउंटर्स के साथ साथ
वेल्सपन कॉर्प, जीएसपीएल, एनएमडीसी स्टॉक्स पर जैसे स्टॉक्स पर 2 से 3% तक की गिरावट हमें देखने को मिली। वहीं दूसरी तरफ पीएसयू बैंक्स भी आज गिरावट का रुझान दिखा रहे थे, जिसमें जीएनके बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्टॉक्स शामिल थे। और अंत में अगर आप जी के हिट कॉल्स की बात करें तो यहाँ पर टाटा स्टील, बसिन साहब ने आपको बिकवाली की राय दी थी, साथ ही हीरो मोटोकॉर्प पर अनिल सर ने आपको रेकमेंड किया था। तेजी का रुझान यहाँ पर 3-3.5% की तेजी शुरुआती सत्र में बनती हुई नजर आई। वहीं बायोकॉन, टीसीएस जैसे स्टॉक्स भी हिट रहे। तो डेफिनेटली बाजार का रुझान तो आज गिरावट का रहा, पर कहीं ना कहीं देखना होगा कि कल कारोबारी सत्र का जो दूसरा दिन है वो किस तरह से पैन आउट होता है इस हफ्ते। तो डेफिनेटली आप इस पर नजर बनाए रखें। चलिए अब मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय का रुख कर लेते हैं। सुदीप सर, हफ्ते की शुरुआत थोड़ी सुस्ती के साथ, पूरे हफ्ते का हाल बाजार का कैसा रह सकता है? देखिए, मार्केट एक लेवल ऊपर जाने के बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग इज पार फॉर द कोर्स, क्योंकि निवेशक एक लेवल पे प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। और बाजार में देखिए, दो ऐसे दिग्गज ब्रोकर्स हैं जिनके तरफ से रिपोर्ट आया है कि इंडिया में शायद थोड़ा ओवरस्ट्रेच मार्केट लग रहा है। सीएलएसए और गोल्डमैन सैक्स का रिपोर्ट आया था। तो एक्सपेक्टेशन यूएस के संकेतों के बावजूद ये था कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। वही हुआ है, पर इसमें ज्यादातर शंका की बात नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल्स ठीक ठाक है। जैसे अनिल जी जिक्र कर रहे थे, कॉर्पोरेट रिजल्ट्स बाय एंड लार्ज ठीक था, और भी कोई नए कॉर्पोरेट रिजल्ट्स आने का संभावना नहीं है, क्योंकि पीरियड खत्म हो गया है। तो अभी तो मार्केट में बहुत बड़ा कुछ नेगेटिव फैक्टर दिख नहीं रहा है। पॉजिटिव्स भी ऐसा कुछ बहुत बड़ा पॉजिटिव भी मार्केट में नहीं आ रहा है इमीडिएटली। तो अभी तो इंतजार करना पड़ेगा, दिसंबर बिगिनिंग में सारे जो नए आंकड़े आएंगे ऑटो सेल्स के वगैरह, उसके इंतजार रहेगा। इन्फ्लेशन, अगले महीने के इन्फ्लेशन, आईआईपी, उसके आंकड़ों पे ध्यान रहेगा। और बाय एंड लार्ज हम लोगों को लगता है कि जो बाकी बचा करीब 10 दिन का ट्रेडिंग है इस महीने में, वहां पे थोड़ा बहुत रेंज बाउंड ट्रेडिंग ही हमको देखने को मिलेगा। मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर जाने की संभावना नहीं है, वैसे गिरने की भी ज्यादा संभावना नहीं है, क्योंकि हर निचले लेवल पे खरीदारी आ रही है। और एफपीआईज का भी खरीदारी आना शायद शुरू हो रहा है, एंड ये देखने को मिलेगा। पिछले हफ्ते भी हमने देखे थे, एंड में एफपीआई की खरीदारी आना चालू हो गया था। तो ओवरऑल मार्केट स्टेबल है, ज्यादा रेंज बाउंड रहने की संभावना है। बिल्कुल सर, तो मार्केट का हाल हमने समझा सुदीप सर से, बातचीत उनसे जारी रहेगी। लेकिन जहां पर आज सबसे ज्यादा जोरदार एक्शन देखने को मिला वो थे हेल्थ केयर से जुड़े शेयर, और खासतौर पर चर्चा करेंगे अपोलो हॉस्पिटल्स की, जहां पर लगभग 8 से 9% की तेजी देखने को मिली है। वजह क्या है और ब्रोकर्स की राय क्या है शेयर पर, समझते हैं। मेरी सहयोगी देवांशी से। जी बिल्कुल, देखिए आप आज के ट्रेडिंग सेशन में सारे हॉस्पिटल से जुड़े हुए स्टॉक में शानदार तेजी आती हुई देखी, लेकिन अपोलो हॉस्पिटल्स यहां पे सबसे ज़्यादा दमदार एक्शन था। 9.5% से भी ज़्यादा के गेंस के साथ आज ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखा। दरअसल वीकेंड के दरमियान जो नतीजे आते हुए दिखे बेहद शानदार थे, अनुमान से काफ़ी पॉजिटिव नतीजे कंपनी ने दर्ज किए हैं। कंपनी का जो मुनाफा है उसमें मल्टीफोल्ड जंप आता हुआ दिखा, 60 करोड़ से बढ़कर करीब 248 करोड़ पर आता हुआ दिखा। आय में 35% तक की बढ़त थी, और मार्जिन आप देखिए करीब 11% से बढ़कर 16.5% पर आते हुए दिखे हैं। तिमाही आधार पर अगर आप देखें, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर रिजल्ट्स देखें, तो वहाँ पे भी अनुमान से बेहतर नतीजे आते हुए दिखे हैं इस बार। और दोनों ही सेगमेंट्स, जो इनका फार्मेसी कारोबार है, हॉस्पिटल कारोबार है, दोनों की तरफ से शानदार मजबूती आती हुई दिखी है। जो नए हॉस्पिटल्स का कामकाजी मुनाफा है उसमें भी 39 करोड़ से बढ़कर 128 करोड़ कंपनी ने बुक किया है। अब मैनेजमेंट की जो कमेंट्री थी वो भी काफ़ी पॉजिटिव थी, और इसी के चलते स्टॉक को सहारा मिलता हुआ दिखा। ऑक्यूपेंसी लेवल 56% से बढ़कर 65% पर आती हुई दिखी है। लगातार नए बेड्स जोड़ने की बात की जा रही है। आने वाले 3 साल में 800 से 1200 नए बेड्स जोड़ती हुई दिखेगी कंपनी। इसके साथ ही इनके जो फार्मेसी कारोबार है वहाँ पे भी आप देखिए नए ऑफलाइन स्टोर्स जोड़ने की बात की जा रही है। डिजिटल पर लगातार फोकस होता हुआ दिख रहा है। और यही नहीं, जो ब्रोकरेज हाउसेस की राय है वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। सीएलएसए ने यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दी है, 5100 तक के टारगेट्स दिए, और साथ ही क्रेडिट स्विस ने भी अपने लक्ष्य बढ़ा दिए हैं। आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग के साथ 5700 के टारगेट्स को बढ़ाकर 5800 कर दिए हैं। तो इसी के चलते आज करीब 9.5% तक की तेज़ी के साथ अपोलो हॉस्पिटल्स ट्रेड करता हुआ दिखा। सुदीप सर, हेल्थ केयर सेक्टर में खास तौर पर एक हेल्दी तेजी देखने को मिली। अपोलो हॉस्पिटल्स की चर्चा हम कर रहे हैं, इनफैक्ट बाकी शेयरों में भी आज तेजी का रुझान रहा। आपका कोई पसंदीदा शेयर?
जी देखिए, अपोलो बहुत ही अच्छा है और अपोलो में सबसे बड़ी बात यह है कि इनका जो ऑनलाइन कारोबार अपोलो 24/7 जो कारोबार चल रहा है वहां पे आने वाले दिनों में बहुत तेजी की संभावना है, पर वैल्यूएशन के लिहाज से एक लेवल पे पहुंच गया है। करंट लेवल पे खरीदारी की सलाह नहीं दे रहे। खरीदारी हम तो अभी भी जो लैब है वहां पे खरीदारी की सलाह देते हैं और इसके हिसाब से डॉक्टर लाल पैथ लैब यहाँ पे अभी भी खरीदारी की जा सकती है। बिल्कुल सर। तो हेल्थ केयर शेयरों पर हुई चर्चा, माफ कीजिए, बात करते हैं कॉफी की, क्योंकि यहां पर कीमतों में काफी ज्यादा उछाल देखने को मिल रहा है। क्या वजह है कॉफी की कीमतें बढ़ रही हैं? आशीष चतुर्वेदी से समझते हैं, बताइए आशीष। देखिए, कॉफ़ी की कीमतें जो हैं 7 साल की ऊंचाई पर चल रही हैं और इसके पीछे कारण ये कि ब्राज़ील में जिस प्रकार से मौसम ख़राब हुआ था, पहले सूखा पड़ा, उसके बाद फ्रॉस्ट आया, इसकी वजह से आप देखिए तो फसलें ख़राब होगी और इसका असर जो है अगले 2 से 3 सालों तक देखने को मिलेगा। क्योंकि अरेबिका प्रोडक्शन के लिहाज से अगर आप देखें तो ब्राज़ील बड़ा देश है, करीब 60 से लेकर 70% जो प्रोडक्शन है वो यहीं से आता है। इसके अलावा वियतनाम में लॉकडाउन के इश्यूज़ हुए थे, कोलंबिया में भी ज़्यादा बारिश के चलते जो ग्लोबल सप्लाई है इसके ऊपर एक बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला है। ओवर द ईयर्स अगर आप देखें तो लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो बढ़ता हुआ नजर आया है, फर्टिलाइजर कॉस्ट, इसकी जो लागत है वो बढ़ी है। इसके चलते आप देखिए लगातार जो कीमतें हैं यहाँ पर एक बड़ा अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। लेकिन जो बढ़ी हुई कीमतें हैं इसका सबसे ज़्यादा और बड़ा बेनिफिशरी जो है टाटा कॉफ़ी है, क्योंकि कंपनी इंटीग्रेटेड है, इनके पास खुद के कल्टीवेशन हैं, खुद के प्लांट्स हैं, प्लांटेशन ये करते हैं। इसके चलते आप देखें कि यहाँ पर इनको ज़्यादा फायदा होगा। सीसीएल प्रोडक्ट जो है इंपोर्ट पर निर्भर करता है, हालांकि वो एक्सपोर्ट भी बड़ी मात्रा में करता है, तो ग्राहकों को अगर आप देखें तो कीमतें जो है पास ऑन हो जाती है, हेजिंग का भी बेनिफिट मिलता है। तो यानी जो कीमतें बढ़ रही हैं इसका अगर आप देखें तो पूरी इंडस्ट्री को, जो खासतौर पर सीसीएल प्रोडक्ट्स और टाटा कॉफ़ी दोनों कंपनीज को फायदा होगा। और आइए अब आपको बताते हैं जी बिजनेस एक्सक्लूसिव खबर, और एक्सक्लूसिव खबर जुड़ी हुई है न्यू टेक कंपनियों के आईपीओ से जुड़ी हुई। तरुण शर्मा के पास है पूरी जानकारी, बताइए तरुण। बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि सेबी जो न्यू टेक कंपनीज़ हैं या कहें कि जो न्यू एज कंपनीज़ हैं उनके डिस्क्लोजर्स को बढ़ाने की तैयारी कर रही है। उनको जो आईपीओ के थ्रू जो पैसा मार्केट से रेस करते हैं उसको कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं, इसके डिस्क्लोजर ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज़ को करने पड़ेंगे। और इसके लिए जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं इसके लिए एक डिस्कशन पेपर भी जल्द ही आ सकता है और पब्लिक से उस बारे में कमेंट्स मांगे जाएंगे कि किस तरीके से न्यू एज कंपनीज़ के जो डिस्क्लोजर हैं उसको बढ़ाया जाए और जो उन पे होने वाली जो मॉनिटरिंग है उसको बढ़ाया जाए। क्योंकि ये जो कंपनीज़ हैं इनके जो ऑफर डॉक्यूमेंट होते हैं जहाँ पे पैसे को कैसे यूटिलाइज़ किया जाएगा जो आईपीओ में इन्वेस्टर से लिए जा रहे हैं, इस पर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होती, एक बहुत ज़्यादा मकसद इसमें क्लियर नहीं होता। इस वजह से सेबी चाह रही है कि एक पब्लिक से कमेंट किया जाए, डिस्कशन पेपर इशू किया जाए और ये जाना जाए कि किस तरीके से इसको ज़्यादा टाइटन किया जाए जिससे आने वाले समय में कोई बड़ा फ्रॉड इन कंपनीज़ की तरफ से ना किया जाए। लेकिन एक सॉफ्ट कॉर्नर ये कहें कि एक पॉजिटिव बात यह है कि इन कंपनीज़ में मोस्टली जो हैं वो प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स हैं या अल्ट्रा एचएनआईज हैं, तो वो ऐसी कंपनीज़ को किसी भी तरीके के गलत तरीके से इसके इस्तेमाल नहीं करने देंगे जो आईपीओ के थ्रू वो पैसा ले रहे हैं। लेकिन सेबी अपना रोल निभाना चाहती है, इस वजह से वो एक डिस्कशन पेपर लेकर आने वाली है और ये तय करेगी कि किस तरीके से मॉनिटरिंग होगी, हर क्वार्टर पे किस तरीके से थर्ड पार्टी ऑडिट होगी, जहां जहां आपने पैसा को यूज़ किया है वो आपको बताना होगा। तो जी बिजनेस एक्सक्लूसिव जानकारी तरुण शर्मा ने हमें दी। आगे बढ़ते हैं, लॉजिस्टिक्स सेक्टर की बात करें क्योंकि बहुत ज्यादा फोकस में है लॉजिस्टिक्स सेक्टर और फायदा किससे हो रहा है इस सेक्टर को, जरा समझते हैं पूरी खबर हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता से। जी, तो लॉजिस्टिक्स स्पेस अब लगातार फोकस में बनता हुआ जा रहा है। खासकर अगर आप अक्टूबर में देखें तो यहाँ पर मजबूत ट्रांसपोर्टेशन गतिविधियाँ होती हुई दिखी, जहाँ पर फेस्टिव सीजन जो रहा उसकी जो मांग है उसमें लॉजिस्टिक्स सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिलता हुआ नजर आया। और यहाँ पर आंकड़े भी हमारे साथ है जहाँ पर अक्टूबर में हमें रिकॉर्ड स्तरों पर ई वे बिल जनरेशन होते हुए दिखे, जहाँ पर अगर आप देखें तो ई वे बिल अक्टूबर में करीब 14.5% सालाना आधार पर बढ़े और 8% मंथ ऑन मंथ उछाल देखने को मिला। यही नहीं, अगर आप पिछले
5 महीनों का ट्रेंड देखें तो लगातार ईवे बिल में हमें तेज़ी ही देखने को मिली है। साथ ही ट्रक की जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वहाँ पर भी 80 से 85% के लेवल्स अब आ चुके हैं। इनफैक्ट अगर आप पोर्ट्स पर भी ट्रैफिक देखें तो यहाँ पर भी अच्छा रुझान बन रहा है, जहाँ पर वॉल्यूम 7% सालाना आधार पर और 11% मंथ ऑन मंथ आधार पर हमें देखने को मिला। इनफैक्ट सितंबर के जो सुस्त एक्शन के बाद अगर आप देखें तो अक्टूबर में काफ़ी अच्छा उछाल आपको पोर्ट्स वॉल्यूम में आता हुआ नजर आया। ये तब जब मेटल ट्रेड में गिरावट हमें देखने को मिली है, तो डेफिनेटली वॉल्यूम पर आपको नजर रखनी होगी। साथ ही पेट्रोल डीजल की दामों में जो बढ़ोतरी हुई है, जहां पर अमूमन आप देखते हैं कि जो लॉजिस्टिक स्पेस है वहां पर सबसे बड़ा इंपैक्ट आता है, क्योंकि यहां पर कच्चा तेल या फिर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो इनके रॉ मटेरियल में काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट करते हैं बॉटम लाइन पर। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर नज़र रखनी है। और साथ ही अगर आप देखें तो कंपनियों ने पहले ही 10% की कीमतों में बढ़ोतरी की है। साथ ही जो फ्रेट रेट्स है उसकी बढ़ोतरी पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़त से ज़्यादा है। तो डेफिनेटली ये जाहिर सी बात है कि जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं करीब 6 से 7% अगर बढ़ रही हैं, तो यहाँ पर ये 10% उसकी जो फ्रेट रेट से बढ़ा रहे हैं। तो क्लियर कट पास ऑन का गेम है। तो यहाँ इस वजह से भी ये इम्पैक्टेड नहीं है। तो डेफिनेटली आपको लॉजिस्टिक स्पेस आप देखिए काफ़ी सारे ट्रिगर्स बन रहे हैं और बेहतरीन तेज़ी आगे के सत्र में बनती हुई नज़र आ सकती है। तो इस पर आपकी नज़र बनी रहनी चाहिए। कल के बाजार पर क्या रखनी है स्ट्रैटेजी, जानते हैं अनिल जी से। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स हल्के से हरे निशान में थे, यानी कि थोड़ा 40-50 पॉइंट ऊपर हल्की मजबूती वाला सेशन अमेरिका में हो सकता है। ये उम्मीद आप रख सकते हैं, पहली बात। दूसरा, एफआईएस के डेटा देखने ज़रूरी होंगे कि वहाँ पर किस तरह का एक्शन होता है, क्योंकि आज तो खरीदारी के दम पर हम ऊपर खुले, लेकिन अगर आज के आंकड़े कल जो हमें मिलेंगे वो खरीदारी के नहीं होंगे, अगर बिकवाली के हुए तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। और मुश्किल कितना हो सकता है? 17,975, 18,025, ये तुरंत प्रभाव से निफ्टी के लिए कल सपोर्ट का काम करेगा। इसके नीचे ही कमजोरी की शुरुआत होगी। ऊपर 18,200 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट है और फ्रेश खरीदारी 18,200 को पार करने के बाद होगी। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 38,350, 38,500, ये 150 पॉइंट की रेंज है सपोर्ट, और ऊपरी स्तरों पर 39,050 से लेकर 38,950 से लेकर 39,150, 100, ये है 150 पॉइंट की रेंज ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी पर रुकावट का मामला। तो बैंक निफ्टी रेंज बाउंड है 500-600 पॉइंट की रेंज में। निफ्टी जरूर अपने एक लंबे समय के बाद थोड़ा तेजी के संकेत दे रहा है। अगर एक और क्लोजिंग कल 18,100 के ऊपर मिल जाती है तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली होगी। लेकिन ये सब इस बात पर डिपेंड करेगा कि एफआईएस की खरीदारी या बिकवाली के किस तरह के आंकड़े आते हैं। ये बाजार का मूड माहौल कल सुबह के लिए तय करेंगे। आइए बताते हैं आपको लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी कहां बना सकते हैं। सुदीप जी आपका रुख कर रहे हैं, और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के लिए कौन से शेयर्स आज आप बताने वाले हैं? जी स्वाति जी, मैं पहला शेयर जिसका जिक्र करूंगा अपने क्षेत्र में दिग्गज स्पेशलिटी केमिकल कंपनी नवीन फ्लोरिन है। यहाँ पे 4,300 का टारगेट 6 से 9 महीने के लिए रख के खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। कंपनी की खासियत है, इन्होंने कंटिन्यूअसली फोकस रखा है हाई मार्जिन एप्लीकेशन और अपॉर्चुनिटी इन फ्लोरिन केमिस्ट्री, और ये एक नीश एरिया है, डिमांड कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। इन्होंने रिसेंटली लॉन्ग टर्म बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी अनाउंस किया है फॉर सप्लाइंग एग्रोकेमिकल फ्लोरो इंटरमीडिएट अपने होली ओन्ड सब्सिडियरी के जरिए एक एमएनसी के साथ। डिमांड फार्मा, एग्रोकेमिकल और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के क्षेत्रों में कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, ये फ्लोरीन बेस्ड केमिकल प्रोडक्ट्स का, और इसका एक बहुत अच्छा आर&डी टीम है और आर&डी सेटअप है जो कि कंटिन्यूअसली इनको अहेड ऑफ कंपटीशन रख रहा है। और देखिए ग्लोबल टेलविंड तो है ही कि चाइना प्लस जो स्ट्रेटेजी है उसका भी बेनिफिट कंपनी को मिल रहा है, डोमेस्टिक एप्लीकेशन भी बढ़ रहा है। ओवरऑल लंबी अवधि के निवेशक के लिए ये अच्छा एडिशन होगा पोर्टफोलियो में। दूसरा शेयर जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा वो भी अपने क्षेत्र में अच्छा खासा कामकाज कर रहा है, बजाज इलेक्ट्रिकल। यहाँ पे 1,400 रुपए का टारगेट लेके खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 9 से 12 महीने का टाइमलाइन अपने पास रखिए जब आप निवेश कर रहे हैं इसमें। अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है अप्लायंसेस सेगमेंट में इनका, और यहाँ के प्रोडक्ट इनोवेशन भी इनका बहुत अच्छा चल रहा है, नए लॉन्चेस भी हो रहे हैं। ईपीसी बिजनेस में हमेशा से प्रॉब्लम रहा है, पर ईपीसी में अभी इंप्रूवमेंट विजिबल है और लग रहा है कि आने वाले दिनों में इनका ईपीसी का रिसीवेबल्स का पोजीशन भी ठीक होगा और एक पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी जिसको कहा जा सकता है वो दिख रहा है ईपीसी बिजनेस का। आने वाले दिनों में ये बहुत एक्सीलरेटेड पेस पे ईपीसी बिजनेस
का प्रॉफिटेबल होने की संभावना रहेगी। ग्रॉस मार्जिन प्रेशर पिछले क्वार्टर में देखने को मिला था, क्योंकि जैसे हम जानते हैं सारे जगह पे इनपुट कॉस्ट बढ़ गए थे, पर डिमांड स्ट्रांग था अप्लायंसेस में, और इसके चलते हम लोगों को लगता है कि आने वाले दिनों में ईपीसी का इंप्रूवमेंट के साथ साथ ओवरऑल कंपनी का मार्जिन इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा और कंपनी का एक री रेटिंग का पॉसिबिलिटी रहेगा। कैश फ्लो इंप्रूवमेंट जैसे हमने जिक्र किया ऑलरेडी हो रहा है, और ये रिसीवेबल और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने के साथ साथ ईपीसी में और अप्लायंसेस में बिजनेस एक्सपेंशन होने के साथ साथ सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करेगा। पीआर कंपैरिजन में अभी भी अट्रैक्टिव प्राइस पे अवेलेबल है, खरीदारी की जा सकती है बजाज इलेक्ट्रिकल्स में। बिल्कुल सर, तो सुदीप सर की 2 कॉल्स लॉन्ग टर्म के लिए, नवीन फ्लोरिन और साथ ही बजाज इलेक्ट्रिकल्स में खरीदारी की सलाह लंबी अवधि के लिए। आपको बता दें आशीष केलकर से फिलहाल हमारी बातचीत नहीं हो पा रही है, लेकिन उन्होंने ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए जो कॉल रेकमेंड की है वो है जील पर खरीदारी की राय। 325 की कॉल, 17 पर खरीदारी की वो सलाह दे रहे हैं। स्टॉप लॉस 14 का ध्यान में रखिए और पहला टारगेट 25 और दूसरा टारगेट 28। बहुत शुक्रिया सुदीप सर, आप हमारे साथ आज के इस शो में शामिल हुए। तो यहाँ पर आज के शो में बस इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जी बिजनेस।